हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भर भर के इस टॉपिक से सवाल आते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर ध्यान से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं, क्वेश्चन समझ ही नहीं आते। तो दोस्तों, ये एक वर्बल रीजनिंग का कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल यानी कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट होंगे, तरीके होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही होगी। लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। टॉपिक का नाम तो आपको पता ही चल गया होगा भाई, कौन सा टॉपिक है आज। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन। दोस्तों, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। दोस्तों देखिए, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन वैसे तो एक बहुत ही आसान सा टॉपिक माना जाता है कि बहुत ही सरल है, आराम से हो जाएगा, सारी चीजें हैं। लेकिन बेसिकली यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि इस टॉपिक को इतना हल्के में नहीं लेना, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी अब आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम आराम से। मेरा दोस्तों आपको पता तरीका जल्दबाजी का नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल आराम आराम से इस टॉपिक को पढ़ाता हूं, या किसी भी टॉपिक को मैं हमेशा बेसिक से पढ़ाता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। और इस टॉपिक को भी मैं आपका बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 हाई लेवल तक जाएंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे उसको लगाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है भाई, तैयार है सभी लोग? ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। रक्त संबंध हम सभी लोग जानते हैं। देखो, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा डायरेक्शन, यानी कि दिशा और दूरी। उस टॉपिक में भी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हम सभी लोग बचपन से किसी ना किसी दिशा में ही चलते हुए आ रहे हैं। और उसी में एक और टॉपिक था शैडो, यानी परछाई। और जब से हम पैदा होते हैं तब से एक ही ऐसी चीज है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, और वो है परछाई। दुनिया में कोई भी इंसान हमारा साथ छोड़ जाए, लेकिन हमारी परछाई हमारा साथ नहीं छोड़ती। यानी कि वो एक ऐसी चीज थी जो बचपन से हमारे साथ है और हमेशा रहेगी मरते दम तक। लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन बनाने में हमें दिक्कत होती थी। ऐसे ही दोस्तों रक्त संबंध की बात है। रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशंस, यानी कि रिश्ते। और दोस्तों, रिश्ते भी हमारे जन्म से ही शुरू हो जाते हैं और मृत्यु तक हमारे वो रिश्ते बने रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब सवाल पूछे जाएंगे ना इस टॉपिक के अंदर से, तो हम आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोचना नहीं आता, हमें उस क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं आता। तो हम यही सीखेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप रिश्तों को जानते हैं? क्या आप संबंधों को जानते हैं? बोले बिल्कुल जानते हैं। जब हम पैदा हुए थे तो पैदा होते ही साथ सबसे पहला ठप्पा यानी टैग जो हमारे ऊपर लगता है वो रिश्ते का ही लगता है। आपके घर में बेटा हुआ है, आपके घर में बेटी हुई है, तो आप दोस्तों पैदा होते ही साथ किसी के बेटे या किसी की बेटी तो बन ही गए। तो सबसे पहला ठप्पा तो वही लग गया। तो रिश्ता तो आपके साथ दोस्तों इस दुनिया में आते ही साथ बन गया, है ना। अब यहां पर क्या होता है, एक फैमिली के अंदर जितने भी रिश्ते होते हैं, जितने भी रिश्ते हम आसपास अपने देखते हैं, वो सारे रिश्तों को हमें पढ़ना है, उसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन लगाने होते हैं। क्लियर हो गया? खैर, मैं आपको पहले बता देता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बोलूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अगर हम बोलूं, तो यहां पर रक्त संबंध जो है वो 3 प्रकार से आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, रक्त संबंध के जो क्वेश्चन है वो 3 प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे? सबसे पहला दोस्तों, यहां पर एक होता है पॉइंटिंग बेस्ड। पॉइंटिंग बेस्ड, जिसको दोस्तों हम लोग इशारा वाले क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इशारा बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, या फिर इसको वन लाइनर भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है सब हम बाद में पढ़ेंगे। लाइनर की स्पेलिंग भूल गए? क्यों? वन लाइनर की स्पेलिंग यही तो होती है, सही तो लिखा मैंने? हाँ,
तो दोस्तों एक तो हो गया ये वाला पॉइंटिंग बेस्ड, इशारा बेस्ड वन लाइनर। जैसे कि मान लीजिए एक लड़की खड़ी है, एक लड़का खड़ा है, तो लड़के ने लड़की को देखते हुए क्या कहा कि यह लड़की मेरे मामा के फूफा की चाची की बेटी की नाती की ननद की सास की देवर की पोती है, बताओ मेरी कौन है। इसको बोलते हैं इशारा बेस्ड क्वेश्चन, है ना, वन लाइनर। इसके बाद जो दोस्तों अगला होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, और इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, या फिर इसको मैं रक्त संबंध की पजल भी बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं, ब्लड रिलेशंस की पजल, ब्लड रिलेशंस की पजल यानी कि पहेली, ये बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, यहां पर। और तीसरा दोस्तों जो इसमें पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कोडेड रक्त संबंध यानी कि कोडेड ब्लड रिलेशन। समझ में आ गया। और कोडेड रक्त संबंध दोस्तों सबसे ज्यादा इस समय आपके एग्जाम में प्रचलित है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं, इसके अलावा चौथा कोई भी प्रकार नहीं होता है, ना ही पूछा जाता है, होता ही नहीं है तो पूछा क्या जाएगा। लेकिन दोस्तों इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन को करने की अप्रोच अलग अलग होती है। एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को हमें समझना पड़ेगा, हमें रिश्तों को जानना पड़ेगा। अब जब फैमिली ट्री जब फैमिली की बात आएगी तो पीढ़ी होती है, पीढ़ी मतलब जनरेशन, हमारे दादा, हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे मौसा फूफा, हमारे नाती, हमारे बच्चे, हमारे बहू देव, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हम इन सारे रिश्तों को समझेंगे, कौन से रिश्ते से हमारा क्या संबंध है वो समझेंगे, उन रिश्तों को बनाया कैसे जाता है वो समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा वो समझेंगे, और उसके बाद एक एक करके इन सभी टाइप्स पे भी चलेंगे। तब जाकर ये चैप्टर पूरा खत्म होगा, बिल्कुल एकदम A to Z लेवल, आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं बचेगा। तो तैयार है दोस्तों आप सभी लोग मेरे साथ, ठीक है। बेटा लाइनर की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर की बात नहीं कर रहा हूं। लीनियर की स्पेलिंग ये होती है, लाइनर की स्पेलिंग ये होती है वन लाइनर। लाइनर होता है ना, लाइनर, वन लाइन मतलब एक लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। लीनियर अलग चीज होती है, लाइनर अलग चीज होती है। लीनियर मतलब होता है जब सीधी रेखा में कोई बैठा हो, लीनियर, और लाइनर मतलब वन लाइन, एक लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चले आगे स्टार्ट करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रक्त संबंध। सबसे पहले देखो मैं बिल्कुल ऐसे चलूंगा कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, आप आज ही पैदा हुए हो और आप आज ही पैदा होके आज ही सारे के सारे रिश्ते आज पढ़ोगे, क्योंकि दोस्तों इन रिश्तों के बारे में आपको पता सब है, लेकिन उसके बाद भी देखना आप आंसर नहीं लगा पाओगे। लेकिन आंसर तब लगा पाओगे जब आप मेरे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना सीखोगे। तो आपको मेरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहां पर जैसा कि आप देख सकते होगे, मैंने यहां पर रक्त संबंध में कुछ यहां पर ट्री वगैरह सारी कुछ चीजें बताई हैं, बनाई हैं, है ना। लेकिन उसके पहले मैं कुछ और चीजें हैं जो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, तभी आपको आगे की चीजें भी समझ में आएंगी। छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों, तो लीजिए ध्यान से देखिए। इस चैप्टर यानी कि रक्त संबंध के अंदर, इस चैप्टर यानी कि रक्त संबंध के अंदर अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहां पर रिश्ता बताना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक ए है और एक बी है, ए ने बी को देखा और क्या बोला कि बी जो है वो मेरी यानी ए की, तो बी जो है वो मेरी चाचा के नाना की फूफा की ताऊ की तास की देवर की देवरानी की पोती की दाती की भतीजी है, बताओ मेरा क्या है। तो भाई रिश्ता निकालना है। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है कि दो लोग होते हैं आपके सामने और इन दोनों का रिश्ता आपस में एक दूसरे से पूछा जाता है। बस दोस्तों ये दोनों लोगों के बारे में कभी कभी सीधा सीधा बता दिया जाएगा और कभी कभी पहेली की तरह घुमा के बताया जाएगा। बात समझ गए। तो हमेशा जो रिश्ता होता है दोस्तों वो कितने लोगों के बीच में निकाला जाता है, हमेशा दो लोगों के बीच में। रिश्ता हमेशा दो लोगों के बीच में निकलता है। क्या अकेले लोगों के बीच में कभी रिश्ता निकलेगा? नहीं, मैं अकेला हूं, अब रिश्ता बता दो। तो रिश्ता हमेशा किसी दूसरे से होता है ना। जैसे मैं हूं और मेरी माँ है, तो अब मैं कहूंगा कि मेरी माँ से मेरा क्या रिश्ता है, मेरी माँ का मेरे से क्या रिश्ता है। तो रिश्ता हमेशा दो लोगों के बीच का होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो हमें हमेशा दोस्तों रिश्ता निकालने के लिए क्या चाहिए, दो लोगों की जरूरत पड़ेगी और आपको आपके सवाल के अंदर वो दोनों लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अगर वो दोनों लोग आपको मिल गए तो उनके बीच का आप रिश्ता निकाल दोगे। बात समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, जब भी कभी इस चैप्टर के अंदर आप रिश्ता निकालोगे
तो रिश्ता निकालने के लिए दो लोग तो चाहिए, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन रिश्ता निकालने के लिए दो बातें होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, दो प्रकार के जी होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये दोनों प्रकार के जी आपको नहीं पता तो पता कर लीजिए। कभी भी दोस्तों किसी का भी रिश्ता किसी से निकालना है, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रिश्ता अगर निकालना है तो दो प्रकार के जी पता होना बहुत जरूरी है। कोई बता सकता है दोनों जी का मतलब क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। कोई बता सकता है ये दोनों प्रकार के जी क्या होता है? ये दोनों प्रकार के जी क्या होते हैं? जल्दी से बताइए। ये दोनों प्रकार के जी क्या हो सकते हैं? अगर मुझे रिश्ता बताना है तो ये दोनों प्रकार के जी क्या हो सकते हैं? कभी भी अगर किसी एक बंदे का दूसरे बंदे से रिश्ता बताना है तो ये दो जी क्या हो सकते हैं? ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कई लोग। कुछ लोग इसका आंसर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर लगा रहे हैं, कुछ लोग जनरेशन, कुछ लोग जनरेट। बिल्कुल सही है दोस्तों, एक होता है जेंडर और एक होता है जनरेशन। बिल्कुल सही बोला आपने। जनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीढ़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीढ़ी। ठीक है, और दोस्तों जेंडर को क्या बोलते हैं? जेंडर को बोलते हैं लिंग। बात सही है, जेंडर को बोलते हैं दोस्तों लिंग। अब मुझे बताइए, जब मैं जेंडर की बात करता हूं तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जेंडर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। देखो होने को तो दोस्तों जो जेंडर एक और भी होता है और वो होता है ट्रांसजेंडर। आप लोग भी पता है भाई, हमारे संविधान में एक तीसरा जेंडर भी अब आ चुका है और वो है ट्रांसजेंडर। लेकिन दोस्तों ट्रांसजेंडर के ऊपर इस चैप्टर के अंदर कोई भी सवाल आज तक नहीं बना है, तो इसलिए मैंने यहां पर केवल और केवल दो ही जेंडर लेके चल रहा हूं, मेल और फीमेल। क्लियर है? मेल मतलब क्या हो गया दोस्तों? पुरुष। कोई दिक्कत है किसी को? मेल यानी कि दोस्तों पुरुष और फीमेल यानी कि स्त्री। ये तो सबको ही पता होगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, अब आती है दोस्तों जनरेशन की बारी। तो जनरेशन का मतलब क्या है? पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीढ़ी मतलब जैसे आप हैं तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर, आपसे एक जनरेशन ऊपर कौन होगा? तो बोले हमसे एक जनरेशन ऊपर हमारे मम्मी पापा होते हैं। हमसे दो जनरेशन ऊपर कौन होता है? बोले हमारे पापा के भी पापा यानी दादाजी। हमसे एक पीढ़ी, ये सब जानते हो ना। तो किसी का भी दोस्तों जब रिश्ता निकालना होता है तो हमें जेंडर और जनरेशन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए कि अगर मैं हूं और मेरा जेंडर नहीं क्लियर, ये नहीं पता कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, तो क्या मैं कभी भी अपने आप का रिश्ता किसी और से बता सकता हूं? बोले नहीं, क्योंकि जब मेरा जेंडर ही नहीं क्लियर है तो मैं कैसे पता चलेगा कि मैं किसी का मामा हूं कि बेटा हूं कि बेटी हूं, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। मेरी पॉइंट समझ रहे हो? और अगर मान लीजिए मेरा जेंडर क्लियर है कि मैं एक मेल पर्सन हूं, पुरुष हूं, लेकिन मेरी जनरेशन नहीं पता, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसका अगर मुझसे रिलेशन निकालना है तो एक पीढ़ी भी पता होनी चाहिए, वो मेरे कौन सी पीढ़ी का है, हमारे सेम पीढ़ी का है, नीचे में है कि ऊपर में है। तो अगर मेरी पीढ़ी नहीं पता होगी तो हम कैसे बता देंगे कि हम उसके दादा लग रहे हैं कि पापा की चाचा की भाई की पति? कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो ध्यान रखिएगा, रिश्ता के लिए दोनों ही चीजें आवश्यक है। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो हम कभी भी उसका कभी भी उसका रिश्ता किसी और से नहीं निकाल सकते। तो जेंडर पता होना बहुत जरूरी है और जनरेशन पता होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से ये बात पॉइंट समझ में आ गया आप सभी लोगों को? क्लियर है? चलिए अब एक दो चीजें और मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, हालांकि वो आगे की बातें हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताता हूं। इतनी पॉइंट्स आप समझ गए ना? अब दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए कुछ चीजें यहां पर लिख कर लाया हूं, आपके मतलब नोट्स के लिए शायद थोड़ा सही रहे, कि जेंडर एक रक्त संबंध में किस किस प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहां बताया भाई, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल मतलब से पिता हो गए, भाई हो गए, सन हो गया, पुत्र, एग्जाम्पल के तौर पर। और महिला की अगर बात करूं, माता, बहन, पुत्री, ये सब हमारे फीमेल जेंडर्स हो गए। क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा दोस्तों यहां पर जैसे मैंने जेंडर की बात करी ऐसे ही मैंने जनरेशन की बात करी। तो जनरेशन यानी कि पीढ़ियां। तो जनरेशन यानी कि दोस्तों पीढ़ियां क्या होती हैं? पीढ़ी आपको जैसे मैंने बताया कि आपसे पीढ़ी ऊपर भी जा सकती है और आपसे पीढ़ी नीचे भी जा सकती है ना? आपसे एक पीढ़ी ऊपर मम्मी पापा, आप उसके एक पीढ़ी ऊपर दादा दादी, उससे और ऊपर परदादा वगैरह होते हैं, आपसे नीचे दोस्तों नाती पोते होते हैं। तो यहां पर मैंने आपके नोट्स के लिए बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। जैसे अगर पीढ़ी नंबर 1, तो ध्यान रखना सबसे ऊपर जो पीढ़ी होती है, यानी मान लीजिए मैं आपको दादा वाली पीढ़ी की बात करता हूं, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की जो पीढ़ी होगी ना, ध्यान रखना उसको हमेशा सबसे टॉप की पीढ़ी यानी नंबर 1 की पीढ़ी कहा जाता है।
आप कहोगे सर दादा के ऊपर भी जो होंगे वो परदादा, तो ऐसे तो फिर दोस्तों उसके ऊपर परदादा, फिर उसके ऊपर भी और फिर उसके, आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं 99.9% वो दादा यानी कि ग्रैंडफादर से ही आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी परदादा से क्वेश्चन आए। हालांकि हम उस पर नहीं जा रहे, मैं जो समझाना चाहता हूं उसको समझिएगा कि अगर मैंने अपनी सबसे ऊपर वाली पीढ़ी को ग्रैंडफादर की पीढ़ी मान लिया, ग्रैंड का यानी कि दादा का, तो वो सबसे ऊपर वाली है कि नंबर 1 की पीढ़ी होगी, उसके नीचे जो पीढ़ी होगी वो नंबर 2 की पीढ़ी होगी, और उसके नीचे जो पीढ़ी होगी वो नंबर 3 की पीढ़ी होगी, यानी कि जनरेशन। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते होगे दोस्तों, दादा यानी कि ग्रैंडफादर हो गए, फिर उनकी जो पत्नी होंगी, अभी मैं आपको कोई भी रिलेशन बनाना नहीं सिखा रहा हूं, अभी पत्नी कैसे बनता है, बेटा कैसे बनता है, पिता कैसे बनता है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो केवल मैं चार्ट से आपको समझा रहा हूं बेसिक बात, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये दोनों पति पत्नी हो गए, फिर इनके बच्चे हुए, तो इनके बच्चे हुए दोस्तों, तो एक मान लीजिए इनके जो बच्चे हुए वो हो गए ये पिता, मतलब हमारे पिता। भाई देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं अपने रेफरेंस की बात कर रहा हूं, है ना, अपने रेफरेंस की। तो ये हमारे पिता हो गए, लेकिन इनके तो बच्चे हो गए और इनकी शादी इनसे हो गई, तो ये माता हो गई, इनकी पत्नी हो गई। फिर इनका एक और लड़का हो गया, तो ये चाचा बन गए हमारे। फिर इनकी शादी हो गई तो चाची बन गई, है ना। फिर इनके बच्चे हो गए तो चचेरा भाई हो जाएगा हमारा, है ना। ये हम हो गए मान के चलिए, ये बहन हो गई हमारी। तो ये एक तरह की पीढ़ी या कह सकते हो जनरेशन है ना, ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे पीढ़ी जो है वो नंबर बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया? तो दादा सबसे ऊपर नंबर 1 पे, उसके नीचे पिता नंबर 2 की पीढ़ी, फिर हम लोग उसके नीचे, फिर हमसे नीचे वो, फिर हमसे नीचे, ऐसे करके चलता है। क्लियर है भाई? तो ये सारी चीजें आप देख लेना और पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कोई खास चीज नहीं है। आगे दोस्तों, आगे यहां पर मैंने आपको पता होना चाहिए कि एक मम्मी साइड का रिश्ता होता है और एक पापा साइड का रिश्ता होता है। क्या ये पता है आपको? बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, शादी होती है तो 2 लोग मिलते हैं, शादी में 2 लोग मिलते हैं, एक पापा एक मम्मी। पापा अलग घर से होते हैं, मम्मी अलग घर से होती है, और हम लोगों को नाम किसका मिलता है? पापा के खानदान का नाम मिलता है। कई ऐसे कल्चर भी हैं जहां पर मम्मी के खानदान का नाम चलता है, ऐसा भी कल्चर हमारे देश में है, बट मेजोरिटी अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ पापा के खानदान का नाम चलता है। तो हम अपनी बात हटा देते हैं, हम अगर दोस्तों कोई एक अलग इंसान है तो हम देखेंगे एक पापा है एक मम्मी है, मम्मी का अलग खानदान है, पापा का अलग खानदान है, मतलब परिवार है, और दोनों ये आपस में शादी कर लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों कि दोनों जब आपस में शादी करते हैं तो देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोई भी रक्त संबंध नहीं होता है। क्या पापा और मम्मी में कभी भी कोई रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन होता है? क्या नहीं होता है, इन दोनों में ब्लड रिलेशन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे बच्चे पैदा किए जाते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि मम्मी का खून और पापा खून आपस में मिलता है, और उसके बाद जो चीजें चलती हैं उससे एक ब्लड रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है कि हम पैदा हुए, फिर दीदी पैदा हुई, भाई पैदा हुआ, फिर उससे आगे हुआ, तो वो एक ब्लड रिलेशन चलता चला आता है। यही तो होता है। क्लियर है सबको? तो यहां पर दोस्तों एक पापा साइड का रिश्ता होता है, एक मम्मी साइड का रिश्ता होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो मम्मी साइड का रिश्ता है जिसको हम लोग मैटरनल साइड बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं? मैटरनल साइड। ये सारी बातें अभी मैं लिखवाऊंगा अलग से भी, जब मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। अभी तो चार्ट के माध्यम से कुछ समझा रहा हूं। इसको मातृ पक्ष भी बोलते हैं, मां की ओर के रिश्ते। और एक होता है दोस्तों पितृपक्ष यानी कि पैटर्नल साइड। तो ध्यान रखिएगा कि मम्मी साइड का जो रिश्ता होता है उसको बोलते हैं दोस्तों मैटरनल, मैटरनल। और ध्यान रखना कि इस चैप्टर के अंदर अगर इंग्लिश में आप ज्यादा कोशिश करो तो ज्यादा सही है, क्योंकि ये आगे आपको पता चलेगा इंग्लिश में ज्यादा आसान होता है ये चैप्टर, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और यहां पर दोस्तों पापा साइड के रिश्ते को क्या बोलते हैं? पैटर्नल बोलते हैं। मतलब जब भी कभी कोई पापा के साइड का रिश्ता होगा उसके आगे हम पैटर्नल का शब्द यूज करेंगे, और मम्मी साइड का रिश्ता होगा तो हम मैटरनल का यूज करेंगे। अब देखो एक एक करके चलते पापा साइड का, सॉरी मम्मी साइड का रिश्ता। दोस्तों मम्मी साइड के अगर रिश्ते की बात करें, जैसे मान लीजिए मम्मी है, अब ये मैं हूं, बात समझना, ये मैं हूं, तो मैं हमेशा मतलब अपने आप से ही रिश्ता देखना है आपको। मैं हूं तो मेरे हिसाब से कौन कौन से रिश्ते होंगे? तो अगर ये मैं हूं, सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर देखना मम्मी साइड का रिश्ता कैसे बनेगा। तो देखो भाई, यहां पर मम्मी का जो भाई होता है उसको मामा बोलते हैं, मम्मी की जो बहन होती है उसको मौसी बोलते हैं, मेरे लिए तो वो मामा और मौसी होंगी। उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे वो मेरे कजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कजन। हालांकि ये सारी चीजें मैं अभी आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। तो ये मम्मी साइड के रिश्ते वाला कजन है, मतलब कि मामा के जो बच्चे होंगे वो मेरे भाई बहन होंगे,
और जो मौसी के बच्चे होंगे वो मौसेरे भाई बहन होते हैं, उनको भी कजन बोलते हैं, इनको भी कजन बोलते हैं, इनको भी कजन बोलते हैं। उसके बाद ये मैं हो गया, है ना, ये मेरी माँ हो गई और ये मेरे पिता हो गए, इस तरीके से चलते हैं ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखो एक सिंपल सी बात है, ये मम्मी साइड के रिश्ते हो गए। पापा साइड के रिश्ते की बात करोगे तो पापा के भाई होंगे तो चाचा हो गए, पापा की जो बहन होंगी उनको बुआ बोलते हैं, फिर चाचा के जो बच्चे होंगे वो चचेरे भाई बहन, यानी कि इनको भी कजन ही बोला जाता है, कजन ही बोला जाता है। और बुआ के जो बच्चे होंगे वो एक तरह से फुफेरे भाई बहन, या कह सकते हो उसको भी कजन ही बोला जाता है। ठीक है, ये मैं हो गया, ये मम्मी हो गई, पापा हो गए। क्लियर हो गया भाई सभी को, कोई दिक्कत? तो बेसिकली देखा जाए तो मम्मी साइड के रिश्ते को मैटरनल और पापा साइड के रिश्ते को पैटर्नल बोला जाता है। इस चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चार पीढ़ी की एक ट्री दिखाई है, एक फैमिली ट्री दिखाई है, उसको भी एक बार समझना। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले है ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट का मतलब होता है दोस्तों पर, और ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? दादा। तो ये हो गया दोस्तों पर दादा। तो ध्यान रखना, दादा के जो पिताजी होते हैं उनको परदादा बोलते हैं। दादा के भी जो पिताजी होंगे, यानी दादा से ऊपर भी जो पीढ़ी होगी, जनरेशन, उसको क्या बोलेंगे? परदादा बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो देखो भाई, ये कौन सी जनरेशन हो गई? ये चौथी जनरेशन हो गई। उनके नीचे दादा यानी कि तीसरी जनरेशन हो गई। फिर उनके नीचे एक तरह से पिता की जनरेशन यानी कि दूसरी जनरेशन, और फिर उनसे नीचे हमारी जनरेशन यानी कि पहली जनरेशन। क्लियर है? सही है? कर दी गलत? गलती से भी कभी ऐसा मत कर देना कि बोले सर ये चौथी जनरेशन, ये हमारी चौथी पीढ़ी है। दोस्तों परदादा चौथी पीढ़ी नहीं होता है। हम लोग जो नीचे आ रहे होते हैं ना, वो हमारी पीढ़ी होती है। परदादा तो आपकी सबसे पहली पीढ़ी हो गई ना। तो यहां पर कभी भी नंबरिंग उल्टी मत कर देना। ये दोस्तों सबसे पहली पीढ़ी है। उसके बाद इनकी दूसरी पीढ़ी, दूसरी जनरेशन कौन आई? बोले इनके बच्चे, यानी कि दादा। दादा की अगली पीढ़ी कौन सी आई? बोले इनके बच्चे। और फिर इनकी अगली पीढ़ी बोले हम लोग, यानी कि चौथी पीढ़ी। तो इस तरीके से ऑर्डर हमेशा चलता है, उल्टा नहीं करने का कभी भी। ये क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, चलिए। इसी प्रकार से यहां पर मैंने परनाना और परनानी लिया। देखो दादा वाला किसके साइड से चलता है? ध्यान रखना, दादा जो है वो पापा साइड का रिश्ता होता है, यानी कि पैटर्नल वाले रिश्ते होते हैं। पैटर्नल यानी कि पिता के साइड का, पिता के साइड का। ठीक। और अगर मम्मी साइड के रिश्ते की बात करोगे तो वहां पर दोस्तों नाना की बात आती है। किसकी बात आती है? नाना की। और यहां पर क्या है? परनाना। तो परनाना मतलब ये पहली पीढ़ी, फिर नाना मतलब कि दूसरी पीढ़ी, फिर उसके नीचे दोस्तों मम्मी वगैरह यानी कि तीसरी पीढ़ी, और फिर हम आ गए यानी कि चौथी पीढ़ी। ये बात क्लियर हो गई? तो ध्यान रखिएगा कि मम्मी साइड का जब बात करते हैं तो यहां पर हमेशा मैटरनल शब्द का प्रयोग होता है। अभी मैं आपको यूज करना भी सिखाऊंगा कि कैसे किस रिश्ते में मैटरनल और किस रिश्ते में आपको पैटर्नल का यूज करना पड़ता है। बट नाना साइड वाला यानी मम्मी साइड वाला रिश्ता, और पापा साइड वाला यानी कि पैटर्नल मतलब दादा साइड वाला रिश्ता। क्या ये बात क्लियर हो गया भाई सभी को? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि भाई पैटर्नल मैटरनल क्या है, चाचा वगैरह क्या होते हैं। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने, अभी तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक। अब दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक बात देखिए क्या होती है। दोस्तों पैटर्नल का मतलब क्या होता है? बोले पापा साइड का रिश्ता। पैटर्नल क्या होता है? बोले पापा साइड का रिश्ता, यानी कि पैतृक। तो पापा साइड का जो रिश्ता होता है, इसमें दोस्तों अगर आप देखोगे तो पापा साइड के कौन कौन से रिश्ते होते हैं, इसको अलग से देख लो। तो पापा के जो भाई होते हैं उनको बोलते हैं अंकल। पापा के भाई अंकल होते हैं। लेकिन दोस्तों केवल पापा के भाई को ही अंकल नहीं बोलते। अंकल में अगर हम देखें तो यहां पर और भी चीजें होती हैं। अंकल में अगर मैं देखूं तो यहां पर और भी चीजें होती हैं। तो यहां पर और क्या है? बोले अंकल में देखो चाचा आ रहा है, ताऊ आ रहा है और एक फूफा भी आ रहा है। जबकि दोस्तों पापा का भाई फूफा तो नहीं होता है, लेकिन पापा का भाई चाचा होता है और ताऊ होता है ना। इसको मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा आगे चलकर। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं, फिर भी मतलब हल्के में अगर आप थोड़ा सा देखो तो अंकल जो होता है, ध्यान रखिएगा, एक पैटर्नल यानी कि पापा साइड का रिश्ता हो गया। अंकल में पापा साइड का रिश्ता हो गया, लेकिन उसमें जो हिंदी में रिश्ते बनते हैं वो ताऊ जी होता है, चाचा होता है और फूफा जी होता है। और फूफा जी कौन होते हैं दोस्तों? फूफा जी जो होते हैं वो बुआ के पति होते हैं। क्या होते हैं? बुआ के पति होते कि नहीं होते?
बुआ के पति यानी कि बुआ के हस्बैंड, बुआ के हस्बैंड। बोलो सही है नहीं सही है? अब दोस्तों क्योंकि ये बुआ के हस्बैंड है इसलिए मैंने इसको पापा साइड का रिश्ता बोला। क्यों? क्योंकि बुआ कौन है? बुआ तो पापा की बहन है ना, तो पापा की जो बहन होंगी बुआ, वो पापा साइड का रिश्ता कहलाएगा, ना कि मम्मी साइड का रिश्ता। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों कि पैटर्नल यानी कि पापा के रिलेशन में जब हम अंकल की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों केवल अंकल नहीं लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है पैटर्नल अंकल। और जब भी कभी आपके क्वेश्चन में पैटर्नल अंकल लिखा है तो आप ध्यान रखना कि पैटर्नल का मतलब कि वो पापा हो गया, और पापा वाले अंकल कौन कौन से होते हैं? या तो ताऊ जी, या तो चाचा, या तो फूफा जी। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ताऊ जी में, चाचा में जी एक बार लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन फूफा में कभी भी फूफा मत बोल देना, फूफा में हमेशा जी लगा देना। फूफा को इज्जत देना बहुत जरूरी है, फूफा को चाहिए फुल इज्जत, वरना फूफा दोस्तों पूरी शादी में, पूरे फंक्शन में मुंह फुला के घूमेंगे, आप जानते हो। ये दोस्तों घर के दामाद होते हैं, तो फूफा को इज्जत से जी लगा के बोलना, ठीक। चाचा को तुम एक बार चाचा बोल दो, मामा को तुम मामा बोल दो, ताऊ को तुम ताऊ बोल दो, मौसा को तुम मौसा बोल दो, मौसा बुरा नहीं मानते, लेकिन आप फूफा को अगर फूफा बोल दिया तो ये ऐसे मुंह फुला के नाराज हो जाएंगे कि पूरी की पूरी शादी में खाना नहीं खाएंगे आप, और आप इन्हीं को मनाते हो। तो इनके आगे इज्जत से जी लगा देना, बस फूफा जी, इज्जत से जी, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कहना चाह रहा था दोस्तों यहां पर कि पैटर्नल रिश्ते यानी कि पितृपक्ष के यानी पैतृक वाले रिश्ते, जैसे कि अगर पापा हैं तो पापा से ही अंकल होते हैं, लेकिन अंकल में पैटर्नल लिखा होना चाहिए। तो अगर पैटर्नल, ऐसा नहीं दोस्तों कि मम्मी साइड में अंकल नहीं होते, मम्मी साइड में भी अंकल होते हैं, लेकिन वहां मैटरनल लिखा होगा, अभी उस पर भी आते हैं। तो पैटर्नल अंकल का मतलब कि ताऊ, चाचा और फूफा जी। अब दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपसे पूछूं, क्या ये चाचा और ताऊ जी अलग अलग होता है? मतलब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि पापा के भाई हैं, सुनना मेरी बात, मतलब कि पापा हैं और मैंने बोला पापा के भाई हैं, और पापा के भाई को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पैटर्नल अंकल। बोलो सही है भाई, पापा के भाई को अंकल बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बोले या तो चाचा या तो ताऊ। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं कि पापा के जो भाई हैं उनको बोलते हैं पैटर्नल अंकल। तो अब आप दोस्तों जो पैटर्नल अंकल की बात करोगे तो किसकी बात करोगे? चाचा की बात कर रहे हो कि ताऊ जी की बात कर रहे हो? दो अलग अलग है ना, हिंदी में तो दो अलग अलग है, चाचा भी ताऊ भी है। तो आप किसकी बात कर रहे हो, चाचा की कि ताऊ की? क्योंकि इंग्लिश में तो पैटर्नल अंकल लिखा है, और पैटर्नल अंकल का मतलब पापा के भाई हो गए। तो पापा की अगर भाई बोलता हूं मैं तो पापा के भाई मतलब पैटर्नल अंकल। तो इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, रक्त संबंध के इस चैप्टर के अंदर ताऊ जी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, चाचा ही होता है जो भी होता है। आप कहोगे ये कैसी बात कर दी, हमारे घर में तो ताऊ जी हैं। दोस्तों यहां पर जो पापा के भाई होते हैं उनको अंकल ही बोला जाता है, उनको चाचा ही बोलो, लेकिन आप जानते हो कि यहां पर उम्र के हिसाब से दोनों के नाम को अलग अलग दे दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों एक अगर पापा से छोटे हैं और एक अगर पापा से बड़े हैं तो दोनों को अगर चाचा बोलोगे तो आप अंतर नहीं लगा पाओगे दोनों में कि कौन से वाले चाचा की बात कर रहे हैं, बड़े चाचा की छोटे चाचा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसमें क्या होता है, उम्र के हिसाब से एक नाम दे दिया हमने अलग। तो अगर कोई पापा से बड़ा है तो उसको बोलेंगे पैटर्नल अंकल, लेकिन हिंदी में वो ताऊ जी बन गए। और अगर कोई पापा से छोटा है उम्र में तो उसको भी पैटर्नल अंकल बोलेंगे, लेकिन हिंदी में वो चाचा बन गए। बस ये डिफरेंस होता है। तो चाचा और ताऊ कोई अलग रिश्ता नहीं होता, ये पापा के भाई होते हैं, बस उम्र की वजह से दोनों के नाम अलग होते हैं। लेकिन इंग्लिश में दोनों को क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल ही बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और अगर यहां पर मैं एक और बात करता हूं फूफा जी की, तो दोस्तों वो बुआ के पति होते हैं, बुआ के हस्बैंड, और क्योंकि बुआ पापा की बहन है तो वो पापा के साइड के रिश्ते में गिना जाता है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों यहां पर मैंने आंटी की बात करी, ऐसी जैसे अंकल की बात करी ऐसे आंटी की बात करी, तो आंटी जो है वो भी पापा साइड की आंटी हो सकती हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पैटर्नल आंटी लिखा हुआ आ गया तो पैटर्नल आंटी का मतलब कि पापा साइड वाली आंटी, और आंटी का मतलब होता है दोस्तों ताई जी, ताऊ जी की पत्नी, चाची, चाचा की पत्नी, और बुआ, फूफा जी की पत्नी। सही है। तो बुआ तो दोस्तों सीधे सीधे बहन हो गई, और चाची कौन है, बोले इनके भाई की पत्नी, और ताऊ जी कौन है, बोले इनकी भाई की पत्नी, सॉरी ताई जी कौन है, इनके भाई की पत्नी। तो ये बड़ी ये छोटी, बेसिकली समझ में आ गया ना पैटर्नल आंटी मतलब कौन कौन होता है। और एक दोस्तों यहां पर पापा से रिलेटेड कौन होता है, उनके पिता, यानी कि दादा और दादी। तो दादा हिंदी में, दादी हिंदी में,
इनको बोलते हैं ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। लेकिन दोस्तों जब आप मैटरनल यानी मम्मी साइड में जाओगे ना, वहां पर भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही बोलोगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप दादा की बात करोगे दादी की? तो हमेशा इसके साथ में पैटर्नल शब्द का प्रयोग किया जाता है। पैटर्नल, तो अगर बोला जाता है पैटर्नल ग्रैंडफादर तो मैं दादा की बात कर रहा हूं, और अगर मैं बोलता हूं मैटरनल ग्रैंडफादर तो मैं नाना की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो पैटर्नल ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर यानी कि दादा दादी की बात कर रहा हूं। तो क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? पापा साइड का रिश्ता। इसी प्रकार से तो मम्मी साइड का रिश्ता देख लेते हैं, यानी कि मैटरनल की जब हम बात करते हैं तो मम्मी साइड के रिश्ते में दोस्तों जब हम अंकल की बात करेंगे और कभी भी अंकल के साथ में अगर मैटरनल शब्द का प्रयोग हो गया तो मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है? मामा और मौसा जी। इसमें भी थोड़ी इज्जत दे दी हमने, मामा और मौसा जी। मामा कौन हो गए? सीधे सीधे मम्मी के भाई, वही तो मामा होते हैं। अभी हम पूरा बना के दिखाएंगे। अभी आज हम केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको, केवल रिश्तों की एक समझ बता रहे हैं। अभी इन सभी रिश्तों को मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। हमारी पीढ़ी में ये रिश्ते कहाँ होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात करूं तो मौसा जी कौन होते हैं दोस्तों? मौसा जी होते हैं मौसी के पति। मौसी के पति, हस्बैंड लिख दूं, कोई दिक्कत? मौसी के पति यानी कि मौसी के हस्बैंड। और मौसी कौन होती है? मौसी होती है दोस्तों मम्मी, यहां मैंने मामी लिख दिया था, मम्मी की बहन, मम्मी की सिस्टर। सही है? तो मम्मी की सिस्टर को मौसी और मौसी के हस्बैंड को मौसा जी। सही है? इसी प्रकार से दोस्तों जब कभी भी हम मैटरनल आंटी की बात करते हैं तो मतलब कि वो मम्मी साइड वाला रिश्ता हो गया। तो मम्मी वाली आंटी कौन कौन सी होती है? एक मौसी होती है यानी मम्मी की बहन, और एक मामी होती है। कौन? बोले मामा की पत्नी। तो मम्मी के जो भाई हैं मामा, उनकी जो पत्नी है वो कौन है? वो भी मैटरनल साइड यानी कि मामी हो गई। और मम्मी के जो पिता होंगे वो नाना, और मम्मी की जो माँ होंगी वो नानी। तो यहां पर भी क्या लग जाता है? मैटरनल का प्रयोग हो जाता है। क्लियर हो गया सबको? तो जब भी कभी मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंड मदर की बात करेंगे तो मतलब वो नाना और नानी की बात कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब पता है इसमें क्या दिक्कत आती है? इसमें दिक्कत आती है दोस्तों हमेशा हिंदी और इंग्लिश में। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला कि रक्त संबंध के क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आती है? देखो, अगर कोई एग्जामिनर सही तरीके से क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो उसको हमेशा इंग्लिश में हिंदी में क्लियर कट लिखना चाहिए कि अगर वो नाना की बात कर रहा है तो उसको हमेशा यहां पर मैटरनल ग्रैंडफादर ही लिखना चाहिए, और हिंदी में उसको नाना का शब्द लिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे जो एग्जामिनर है वो इतने ज्यादा परफेक्ट तो होते नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर खुद तो क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, इतनी नॉलेज तो है नहीं। वो तो कहीं से आउटसोर्स करते हैं क्वेश्चंस को। आपको पता है इसका टेंडर निकाला जाता है और किसी थर्ड पार्टी से क्वेश्चंस को आउटसोर्स किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं हूं एडुकेटी या टीसीएस और आप हैं स्टूडेंट्स, तो मेरे को पेपर कराना है लेकिन मैं पेपर बना नहीं रहा हूं, मैं पेपर किसी थर्ड पार्टी से बनवा रहा हूं, किसी और से। उनसे कह दिया कि रक्त संबंध के 50 क्वेश्चन बना दो, पेपर है भाई बच्चों का। अब उन्होंने दोस्तों कहां से पेपर बनवाया, कैसे पेपर बनवाया, क्या क्वेश्चन डाले हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, मैं उनके ऊपर इतना विश्वास कर रहा हूं कि मैंने अपना सिलेबस बता दिया कि भैया मेरा सिलेबस ऐसा रहेगा, डिफिकल्टी लेवल ऐसी रहेगी ऐसी रहेगी। अब यहां गलती क्या होती है दोस्तों कि एग्जामिनर क्या करता है कि इंग्लिश में लिख देगा ग्रैंडफादर, इंग्लिश में लिख देगा ग्रैंडफादर और हिंदी में लिख देगा नाना। आपको पता है कि दोस्तों क्वेश्चन जो है वो आइदर या तो स्टूडेंट हिंदी से करेगा या तो इंग्लिश से करेगा। तो हिंदी से जब कोई कर रहा है तो उसको तो पता चल गया भैया यहां तो नाना लिखा है, तो वो तो नाना बनाएगा, मम्मी के पिता बनाएगा। लेकिन इंग्लिश वाला फंस गया, इंग्लिश वाला ग्रैंडफादर पे जाएगा। और ग्रैंडफादर के दोस्तों दो मतलब होते हैं, ग्रैंडफादर को या तो दादा बोलते हैं या तो नाना बोलते हैं। अब ये नाना वाला है कि दादा वाला है ये आप पता ही नहीं कर पाओगे। ये जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो बनाते बनाते आपको क्लियर हो जाएगा, अरे ये दादा से तो बन ही नहीं रहा है, चलो उसको नाना पे ले जाते हैं, या नाना से तो बन ही रहा है चलो उसको दादा पे। तो यहां पर एक मिस्टेक होती है, ये एग्जामिनर की मिस्टेक है, और यहां से क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरली। लेकिन एक जो सही एग्जामिनर होगा वो हमेशा दोस्तों यहां पर मैटरनल या फिर पैटर्नल हमेशा लिख कर देगा, हमेशा लिख कर देगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते।
कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि यहां पर वो अंकल लिख देगा और नीचे में वो आपको मामा लिख देगा। और पता क्या होगा, कई बार पता चलता है कि अंकल के तो बहुत सारे मतलब होते हैं दोस्तों। यहां पर पैटर्नल भी नहीं लिखा, मैटरनल भी नहीं लिखा, तो अंकल के क्या क्या मतलब है। अंकल को दोस्तों चाचा भी बोलते हैं, मामा भी बोलते हैं, मौसा भी बोलते हैं, और फूफा जी भी बोलते हैं। जी जरूर लगा देना, फूफा नाराज हो जाएंगे। फूफा जी भी बोलते हैं। अब अंकल को तो इतनी सारी चीज, इन्होंने लिख दिया केवल मामा। और कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों मामा से आंसर नहीं निकलता है। हो सकता है कि वो जो अंकल बोलना चाह रहा है वो चाचा वाला बोलना चाह रहा है। आप मेरी पॉइंट समझे? लेकिन आप परेशान मत हो, हम बैठे ना आपके पास यहां पर। जब तक हम यहां पर हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। तो मैं आपको इसका भी एक सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो बात की बात है। लेकिन ये चीजें आती हैं, होंगी आपके साथ भी, ठीक है। चलिए आगे, ये समझ गए सारी चीजें। चलिए बाकी दोस्तों, एक ट्री, एक फैमिली ट्री क्या होती है। एक ऐसा वृक्ष दोस्तों जिसमें सबसे ऊपर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिनको हम दादा दादी नाना नानी बोलते हैं, फिर मम्मी पापा आ गए, फिर बच्चे आ गए, तो एक वृक्ष जो होता है फैमिली का, फैमिली ट्री जिसको बोला जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। हम हर क्वेश्चन को फैमिली ट्री के माध्यम से ही बनाने वाले हैं। बट इस फैमिली ट्री को बनाने के लिए भी दोस्तों हमको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, जिनमें से हमने लगभग 20-30% चीजें तो सीख ली, लेकिन अभी भी हमारे पास 80-70% चीजें सीखने लायक हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आई थिंक ये क्लियर हो गया सभी को। तो फैमिली ट्री हम बनाना सीखेंगे, जिससे हमारे सारे सवाल बनेंगे। यानी कि जब भी मैं आपसे बोलूं कि चलो इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ, तो आपको हर सवाल की फैमिली ट्री ही बनानी पड़ेगी। लेकिन वो फैमिली ट्री बनाने का तरीका क्या है, वो अभी हम आपको सिखाएंगे। क्लियर है भाई? ठीक है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अब आता है असली चैप्टर शुरू। अब आता है मेरा पार्ट। अब मेरा तरीका सोचो, सुनो कि मैं कैसे इस चैप्टर को आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक। अब जो मैं आपसे पूछता जाऊं, आप मुझे उसका आंसर देते जाना, और फिर देखना कि आप कैसे कैसे इन रिश्तों को और गहराई से समझोगे, और फिर उसके बाद जब फैमिली ट्री बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है भाई, आ जाओ। तो दोस्तों यहां पर मैंने लिखा आपसे एक जनरेशन ऊपर। मेरे ख्याल से मैंने इंग्लिश भी लिखी है, हिंदी भी लिखी है, सब लोग समझ जाएंगे। जनरेशन मतलब क्या होता है, पीढ़ी होता है। दोस्तों आप बताइए कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन से रिश्ते होते हैं, ये आपको बताना है। आपसे एक जनरेशन ऊपर कौन से रिश्ते होते हैं, कौन से रिश्ते यानी कि रिलेशन होते हैं, ये आपको मुझे बताना है। चलिए दोस्तों आइए देख लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर, देखो आपका मतलब आप हो, मान लो आप हैं। तो अब बताइए, अगर आपकी मैं बात करता हूं तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर, अभी मैंने आपको बताया कि एक पीढ़ी ऊपर हमारे माँ बाप होते हैं। तो अगर मैंने आपसे बोलूं कि बताइए आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन से रिश्ते होंगे बेटा, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर एक पीढ़ी ऊपर हमारे पिता होंगे। सही है, यानी कि फादर। बोलो सही है नहीं सही है। हमारी माता जी होंगी, यानी कि मदर। मैं दोस्तों इंग्लिश में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मदर को तो सब लोग समझ लोगे ना कि माँ की बात हो रही है। दोस्तों हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन से रिश्ते होंगे, हमसे एक पीढ़ी ऊपर, तो अगर हम हैं तो हमसे एक जनरेशन ऊपर हमारी माँ है, हमारे पिता हैं। और कोई होता है क्या हमसे एक पीढ़ी ऊपर, देखो जरा ध्यान से। और कोई ऐसा रिश्ता है जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, जिनको हम बुलाते हो, जिनको हम जानते हो? बिल्कुल होता है। कौन? दोस्तों पापा के जितने भी भाई होंगे, बोलो होंगे। तो पापा के भाई यानी कि मैं उनको अंकल बोल सकता हूं, बोले हाँ बोल सकता हूं। लेकिन आप जानते हो कि जो अंकल होते हैं, सर अभी हमने पढ़ा था कि अंकल की भी बहुत सारी कैटेगरी वैरायटी होती है। कौन कौन से? अंकल को आप चाचा भी बोल सकते हो, सही है, ये भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। अंकल को आप दोस्तों फूफा जी भी बोल सकते हो। फूफा में जी लगा देना यार, ठीक है, हम बहुत डरते हैं भैया फूफा जी से। इसके बाद मामा भी होता है, सही है। इसके बाद दोस्तों मौसा जी, मौसा में जी लगाओ ना लगाओ ठीक है, मौसी संभाल लेंगी।
ठीक है, मौसी संभाल लेंगी। इसमें क्या हो दोस्तों, मौसा। सही है। और कोई होता है नहीं। तो अब देखो चाचा और ताऊ मैंने दोनों इसी पे लिख दिया, ध्यान रखना। वैसे तो देखो मेरी डिक्शनरी में ताऊ जैसी कोई चीज होती नहीं है, चाचा ही अंकल होता है। बस उम्र अगर बड़ी है तो ताऊ जी बोल दोगे, उम्र छोटी है तो चाचा बोल दोगे, तो चाचा ही मानकर चलो। ठीक, समझ गए ना मेरी बात। तो चाचा, फूफा जी, मामा और मौसा, इन सबको अंकल बोलेंगे, और ये मुझसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं ना, बोले सही है। अगर मैं अब आपसे बोलूं अच्छा बताइए और कौन कौन से रिश्ते, तो आप कहोगे भाई आंटी भी होंगी, आंट या फिर आंटी, आंटी भी बोलते हैं कभी कभी दोस्तों, आंट भी बोलते हैं। तो आंट या फिर आंटी बताइए कौन कौन होता है, तो आप कहोगे इन्हीं की जो फीमेल वर्जन है, इन्हीं की फीमेल वर्जन। भाई चाचा की कौन हो जाएंगी, बोले चाची। सही है। फूफा जी की कौन हो जाएंगी, बोले बुआ, ये भी तो आंटी होंगी। फिर मामा की कौन हो जाएंगी, बोले मामी। और मौसा की कौन हो जाएंगी, बोले मौसी। बात सही है, क्लियर है। तो ये हो गए दोस्तों हमसे एक पीढ़ी ऊपर। अच्छा और देखो, और कोई होता है आपसे एक पीढ़ी ऊपर, और कोई रिश्ता होता है, जल्दी बताओ। तो दोस्तों यहां पर 4 रिश्ते निकल के आ गए। कौन से, फादर, मदर, अंकल, आंटी। और हिंदी में देखोगे तो अंकल को इतना बोलते हैं और इसको भी इतना बोलते हैं। यहां पर भी आप चाहो तो यहां आप जान सकते हो कि ये दोनों कैसे हैं, पापा साइड के रिश्ते, और ये कैसे हैं, मम्मी साइड के रिश्ते। सही है। ये पैटर्नल में है और ये मैटरनल में है, कोई दिक्कत। ये पैटर्नल में है और ये मैटरनल में है, यानी कि मम्मी साइड का। सेम इसमें दोस्तों, ये पापा साइड का और ये मम्मी साइड का, लेकिन आंटी और अंकल हो गया। और कोई रिश्ता, और कोई रिश्ता आपको याद आ रहा है, आपसे एक पीढ़ी ऊपर और कोई रिश्ता देखो, शायद कोई रिश्ता बन जाए आपसे एक पीढ़ी ऊपर। सोचो 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 सोचो। आपसे एक पीढ़ी ऊपर, आपसे एक पीढ़ी ऊपर मम्मी हो गए, पापा हो गए, चाचा चाची हो गए, अंकल आंटी हो गए, और कोई। बिल्कुल होता है, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, बिल्कुल होता है। क्या दोस्तों जो आपकी पत्नी या फिर जो आपके पति हैं, उनके जो मम्मी पापा होंगे, क्या वो आपसे एक पीढ़ी ऊपर रिश्ता नहीं है? बिल्कुल है। और उनको क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, और एक होते हैं फादर इन लॉ। ये भी तो दोस्तों हमसे एक पीढ़ी ऊपर होगा, और ये भी खास रिश्ता होता है, इसलिए इसको भी मैं लेकर चल रहा हूं, आपके क्वेश्चन में बनेगा इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको क्या कहेंगे, तो ये हो गई हमारी सास, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूं ना, मैं क्या कह रहा हूं, आपकी। तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर, तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारी सास होंगी और हमारे ससुर। सही है नहीं सही है, सही है ना। अच्छा और बताओ दोस्तों, और आपसे एक पीढ़ी ऊपर बुआ हो गया बेटा, सब तो हो गया, बुआ मैंने ले लिया, सास ले लिया, ससुर ले लिया, माता भी ले लिया, पिता ले लिया। मतलब ये समझ लो दोस्तों कि आपकी फैमिली में आपसे जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हो सकते हैं, वो सारे आज मैं आपको आपकी कॉपी पर लिखवा दूंगा, और आप देखोगे हैं इतने से रिश्ते होते हैं, ये तो बड़ा आसान है। और देखो मैं आपको ना पीढ़ी बाई पीढ़ी लिखवाऊंगा, पीढ़ी बाई पीढ़ी। तो क्या दोस्तों आप लोगों को यहां समझ में आया कि आपसे एक जनरेशन ऊपर केवल इतने ही रिश्ते होते हैं, इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं होगा। जी हां, बिल्कुल सही बोला मैंने आपसे, इसके अलावा कोई भी रिश्ता नहीं होगा। बोलने को तो फिर आप कुछ भी बोल लो, लेकिन वो सारे रिश्ते इन्हीं शब्दों के अंदर ही आएंगे। सिर्फ यही रिश्ते, कौन से, फादर, मदर, अंकल, आंटी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, खत्म कहानी। तो याद कर लो, आपसे एक पीढ़ी ऊपर मात्र इतने ही रिश्ते होते हैं और कोई नहीं होते। क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, आपसे 2 पीढ़ी ऊपर, मैं थोड़ा स्पीड में चलूं। अब आप समझ गए ना, 2 जनरेशन का मतलब 2 पीढ़ी है। तो बताइए आपसे 2 पीढ़ी ऊपर कौन कौन से रिलेशंस होंगे, कौन कौन से रिश्ते होंगे, है ना। रिलेशन का मतलब दोस्तों होता है रिश्ते, रिलेशन का मतलब क्या हो गया, रिश्ते। आपसे दोस्तों एक पीढ़ी ऊपर हो गया, अब आपसे 2 पीढ़ी ऊपर बताइए कौन कौन से रिश्ते होंगे। आपसे 2 पीढ़ी, यानी कि आप अगर ये हो तो आपसे 2 पीढ़ी, यानी कि आपके पापा आएंगे और उसके ऊपर उनके भी पापा, यानी कि दादा। तो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर कौन होंगे, बोले दादा होंगे। और दादा को क्या बोलते हो बेटा, ग्रैंडफादर। क्या बोलते हो, ग्रैंडफादर। तो एक तो हो गए दोस्तों हमारे ग्रैंडफादर, सही है। और ग्रैंडफादर में भी आप जानते हो कि 2 प्रकार के ग्रैंडफादर होते हैं। एक पापा साइड वाले होते हैं, जिनको हम पैटर्नल बोलते हैं, हिंदी में बोलोगे तो इनको दादा बोलेंगे। और एक दोस्तों मैटरनल वाले होते हैं, यानी कि मम्मी साइड वाले होते हैं। ये हमसे 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। बात सही है। अच्छा, ग्रैंडफादर के बाद बोले ग्रैंड मदर होंगी, ये भी हमसे 2 पीढ़ी ऊपर होंगी, ग्रैंड मदर।
और ग्रैंड मदर भी दोस्तों दो प्रकार की होंगी। एक जब आप पैटर्नल की बात करोगे तो यानी कि हम दादी की बात कर रहे हैं, और जब हम मैटरनल की बात करेंगे तो इसका मतलब हम नानी की बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी सबको? अच्छा, और बताओ, आपसे 2 पीढ़ी ऊपर कोई और रिश्ता आपको याद आ रहा है? आपसे 2 पीढ़ी ऊपर कोई और रिश्ता याद आ जाए तो सोचो 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 सोचो। आपसे 2 पीढ़ी ऊपर यानी कि आपकी दादा दादी नाना नानी वाली जो पीढ़ी है उसमें कोई और रिश्ता आपसे कोई हो? देखो जरा, याद करो। आप तो बचपन से रिश्ते देखते हुए आ रहे हो, बताओ कुछ याद आएगा तो। मैं बताऊं? दादा दादी नाना नानी, बस यही रिश्ता याद आ रहा है भाई। या तो ग्रैंडफादर या तो ग्रैंड मदर, या तो ग्रैंडफादर या तो ग्रैंड मदर, यानी कि या तो दादा दादी या तो नाना नानी। और कोई बताओ, और कोई बताओ। चलिए मैं आपको पूछता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। दोस्तों जो आपके दादा हैं, बात समझना, दादा हैं ग्रैंडफादर, ये मैंने ग्रैंडफादर लिख दिया, ठीक है? और कुछ मत समझ लेना इसको, तो पता चलो तुम्हारा दिमाग ज्यादा चल जाएगा, क्या लिख दिया? जीएफ यानी कि ग्रैंडफादर। तो आपके जो ग्रैंडफादर हैं इनके दोस्तों अगर मैंने बोला एक भाई है, इनका एक भाई है, तो बताइए इनका जो भाई है वो आपका क्या लगेगा? हमारे दादा का जो भाई है वो हमारा क्या लगेगा? आप कहोगे सर दादा ही लगेगा, यानी ग्रैंडफादर। बात भी सही है। आप में से भी आपने भी देखा होगा कि आपके भी जो दादाजी हैं उनके अगर कोई भाई है तो उनके जो भाई होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? दादा ही तो बोलते हैं, वो भी दादाजी हैं। ये बड़े दादाजी, वो छोटे दादाजी, ये तो बोलते हैं दादाजी बोलते हैं। तो उनको भी दादाजी का मतलब इंग्लिश में क्या बोलोगे? बोले ग्रैंडफादर ही बोलेंगे। लेकिन दोस्तों आप बताओ कि दादा को भी ग्रैंडफादर, दादा के भाई को भी ग्रैंडफादर, तो फर्क कैसे करोगे कि हम कौन से वाले ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं, दादा की कि दादा के भाई की? तो देखो मैं आपको एक लॉजिक के समझाता हूं। दोस्तों हमारे पापा होते हैं, हमारे पापा के जो भाई हैं उनको दोस्तों आप पापा बोलते हो। दादा के भाई को आप दादा बोलते हो, तो पापा के भाई को भी पापा बोलो। ये हमारे पापा, ये छोटे पापा, ये हमारे बड़े पापा। मम्मी परेशान, अभी एक पापा नहीं संभाले जा रहे थे, अब एक पापा, अभी छोटे पापा, बड़े पापा, 3 पापा। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों पापा के भाई को क्या बोलते हो? तो पापा के भाई को बोला जाता है अंकल, बोलता है। ऐसे ही ध्यान रखना, दादा के भाई को भी अंकल बोला जाता है, लेकिन दादा है तो क्या होगा? ग्रैंड अंकल। ध्यान रखना, ग्रैंड अंकल। तो एक दोस्तों रिश्ता होता है ग्रैंड अंकल का। ग्रैंड अंकल का मतलब दादा के भाई, दादा या फिर नाना बोल देते हैं हम इसको, ठीक है? दादा या नाना के भाई। क्लियर हो गया भाई सभी को? ये बात क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर है? इसी तरह से दोस्तों अगर दादा की कोई बहन है तो उनको क्या बोलोगे? उनको बोलोगे ग्रैंड आंटी। ग्रैंड आंटी क्या बोलोगे? ग्रैंड आंटी, ठीक है? यानी कि दादा या फिर नाना के बहन। ये क्लियर हो गया? लेकिन दोस्तों बोल चलन की भाषा में हम दादा के भाई को दादा भी बोल सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, बोल सकते हैं। लेकिन सही शब्द होता है ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंटी। सही शब्द अगर देखें तो ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंटी। लेकिन आप देखोगे कि सवाल में या ऑप्शन में आपको जल्दी कभी भी ग्रैंड अंकल या ग्रैंड आंटी जैसी कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता पता है? उसका देखो सिंपल बेसिक कारण है कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी पे ही बनते हैं, यहां तक बनते नहीं है। और अगर बनते भी हैं तो वही मैंने क्या बोला, क्वेश्चन तो बाहर से उठाए जा रहे हैं। इतनी समझ या नॉलेज हो या इतनी डीप नॉलेज किसी में हो तब तो वो क्वेश्चन बनाएगा। तो वो दोस्तों दादा के भाई को ग्रैंडफादर ही लिख देगा ऑप्शन में, तो हम भी फिर ग्रैंडफादर ही लगाएंगे। लेकिन ग्रैंडफादर नहीं होता है, सही शब्द होता है ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंटी। तो आपको कम से कम सही चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए। हाँ, एग्जाम में आप ग्रैंडफादर भी लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लगा दोगे, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन सही शब्द ये होता है। क्लियर हो गया सबको? चलिए ठीक है। अच्छा बताइए दोस्तों कि हमसे 2 पीढ़ी ऊपर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंटी, मतलब कि दादा दादी, नाना नानी
और उनके भाई बहन, ये सब हमसे 2 पीढ़ी ऊपर ही तो होंगे, पक्की बात है। और कोई रिश्ता दोस्तों आपको याद आ रहा है जो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर हो? और कोई रिश्ता जो आपको याद आए जो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर हो? बिल्कुल होते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पर आपसे बोला था कि दोस्तों हमसे 1 पीढ़ी ऊपर माता पिता, अंकल आंटी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ यानी कि सास ससुर। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी जो पत्नी है या फिर आपके जो पति हैं, उनके जो दादाजी होंगे वो आपके कौन होंगे? आप भी उनको दादाजी ही बोलोगे। लेकिन अगर मैं शादी तौर पे बात करूं तो आप जानते हो दोस्तों, जब हमारी किसी से शादी होती है तो उसमें हमेशा इन लॉज लग जाता है। ये आप जानते हो ना, इन लॉ। और इन लॉ का मतलब क्या होता है? कानूनी तौर पर। क्या होता है? कानूनी तौर पे। तो हमारी जो पत्नी या फिर हमारे जो पति होते हैं, आप जानते होंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट बनता है बाकायदा रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो कानूनी तौर पे भी दोस्तों हमारी शादी होती है, सरकार मतलब कानून के हिसाब से हम लोग पति पत्नी हैं। तो कानूनी तौर पे होता है, इसलिए इन लॉ लगा होता है। तो जो हमारी पति या हमारी पत्नी के जो दादाजी हैं तो उसके तो दादाजी हो गए, क्लियर कट दादाजी। लेकिन हम बोलने को तो उनको भी दादाजी बोल देंगे, दादाजी लेकिन आपके दादाजी तो ये है ना, वो कौन है? वो आपके दादाजी इन लॉ हैं, कानूनी तौर पे दादा हैं आपके कानूनी तौर पे, क्योंकि आपका संबंध जिस घर में होता है वो कानूनी तौर पे जुड़ते हो आप लोग। बात समझ में आ गई? तो इसलिए वो हमारे कानूनी तौर पे दादा लगे, तो उनको बोलेंगे ग्रैंड फादर इन लॉ, यानी कि पत्नी साइड के दादा, पति साइड के दादा, यानी कि इन लॉ लग जाएगा। तो एक और रिश्ता कौन सा हो गया? ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ। और एक होता है ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो ग्रैंड फादर इन लॉ कौन हो गए दोस्तों? ये हो गए आपके पति या फिर पत्नी। मैं इसमें लिख देता हूं वाइफ या फिर हस्बैंड, वाइफ या फिर हस्बैंड के दादा या फिर नाना। सही है? और ये कौन है दोस्तों? वाइफ या फिर हस्बैंड की दादी या फिर नानी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? थोड़ा डीप में ले जा रहा हूं आपको, लेकिन आप देखो एक एक रिश्ता आपको क्लियर होते जा रहा है, इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, बहुत ही आराम से। क्लियर है? तो दोस्तों अब बताइए, क्या इसके अलावा और कोई रिश्ता आपको याद आ रहा है? और कोई रिश्ता याद आ रहा है जो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर हो? मात्र 2 पीढ़ी ऊपर नहीं आएगा, आपसे 2 पीढ़ी ऊपर बस इतने ही रिश्ते आपको याद रखने, क्योंकि इतने ही रिश्ते होते हैं। इसके अलावा हिंदी में आप रिश्ते कोई भी बना लो, लेकिन इंग्लिश में जाके वो इन्हीं में ही टूट जाएंगे। कौन सा? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंटी, ग्रैंड फादर इन लो, ग्रैंड मदर इन लो। खत्म हो गई बात, आपसे 2 पीढ़ी ऊपर। क्लियर? आगे आ जाओ। अब दोस्तों यहां पर मैं एक जनरेशन नीचे आ गया, लेकिन मैं आपसे 3 पीढ़ी ऊपर एक बार चलना चाहूंगा कि जिससे आप लोग उसको भी समझ लो। मुझे बताओ चल रहे क्या? चलो चल देते हैं 3 पीढ़ी ऊपर करके, फिर इसको एंड करते हैं आज के लिए, है ना? चलिए, तो यहां पर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे 3 जनरेशन ऊपर, आपसे 3 जनरेशन ऊपर बताइए कौन कौन से रिश्ते यानी कि रिलेशंस होते हैं? कौन कौन से रिश्ते यानी कि रिलेशन होते हैं आपसे 3 पीढ़ी? तो आप जानते हो आपसे 3 पीढ़ी मतलब ये मान लीजिए आप हैं, आपसे 1 पीढ़ी पापा, पापा से ऊपर दादा, तो ये तो 2 पीढ़ी हो गए ना, इसको 2 पीढ़ी बोलते हैं। भाई आपसे 2 पीढ़ी मतलब कि ये हो गई पहली पीढ़ी, ये हो गई दूसरी पीढ़ी, तो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर हुआ ना। अब आपसे दोस्तों और ऊपर चले जाओगे तो कौन आएगा? बोले परदादा आते हैं। कौन आते हैं? परदादा। आते नहीं आते हैं? तो देखो भाई आपसे 3 पीढ़ी ऊपर की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा कि दोस्तों वहां पर आता है ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। ध्यान रखना दोस्तों, ग्रेट लगा देते हैं किसमें? पर में। ग्रेट ग्रैंड फादर यानी कि परदादा, परदादा या फिर पर नाना, या फिर पर नाना। तो पर नाना या फिर परदादा। क्लियर हो गया?
और इसी प्रकार से होती है ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, जिनको क्या बोलेंगे, परदादी या फिर परनानी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आप लोगों को खुद लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर दोस्तों ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंटी, ये सब लिखा है ना, सब कुछ, ये सारी चीजें यहां भी आएंगी। उसके और ऊपर जाओगे तो भी आएंगी। मतलब कहने का ये है कि यहां पर अगर परदादा आया है, मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो यहां पर अब आपका ग्रेट ग्रैंड अंकल आएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ आएगा, ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ। आप समझ गए ना, वो आएगा ही आएगा। लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, उसका कारण है आपके एग्जाम में दोस्तों 99.9% जो सवाल बनते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमेशा दादा तक की पीढ़ी से ही बनते हैं। दादा या फिर नाना तक की पीढ़ी से ही बनते हैं। 99% जो सवाल बनते हैं वो इसी से बनते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बन नहीं सकते, बन सकते हैं, लेकिन अगर बनेंगे तो हमें पता है कि भाई हम क्या लगा देंगे, ग्रेट लगा देंगे उसमें, बस ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा। बात समझ आ गई। अच्छा, अगर आप बोले कि सर इससे और पीढ़ी ऊपर चले जाएं, 4 पीढ़ी ऊपर चले जाएं, क्या तो क्या होगा, तो भाई वो भी समझ लो कि अगर 4 पीढ़ी ऊपर जाते हैं, है ना, तो क्या होगा, तो आपसे 4 पीढ़ी ऊपर, हालांकि इतना तो कोई पूछेगा नहीं, ये 3 पीढ़ी आ गया बहुत है। आपसे 3 पीढ़ी ऊपर का मतलब ऑलरेडी 4 पीढ़ी हो चुकी है, और आपसे 4 पीढ़ी ऊपर मतलब अब 5 पीढ़ी हो रही है, क्योंकि आप भी तो हो। तो आपसे दोस्तों 4 जनरेशन ऊपर क्या होगा, आपसे 4 पीढ़ी ऊपर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे 4 पीढ़ी ऊपर, तो जैसे कि ग्रेट ग्रैंड फादर थे ना, तो ग्रेट ग्रैंड फादर के भी ऊपर एक और पिता, तो आप उसमें एक और ग्रेट लगा दोगे बस, यानी कि पर दादा, ये होता है भाई आपसे 4 पीढ़ी ऊपर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं इसके अंदर। तो ऑन द टोटल दोस्तों जितनी पीढ़ी ऊपर जाओगे, ये ग्रेट लोग आपको वहीं मिलेंगे। जितना आप ऊपर जाओगे उतने ग्रेट लोग आपको मिलेंगे। ये सारे दोस्तों ग्रेट लोग आपको ऊपर ही मिलते हैं, क्योंकि ये ऊपर के ऊपर ही ऊपर निकल लेते, फिर ऊपर आसानी होती है ना इनको निकलने में, फिर वहीं से वहीं निकल लेते फिर। तो जितने भी दोस्तों ये ग्रेट लोग होते हैं, ये पीढ़ी में हमेशा ऊपर होते हैं, वहीं से ऊपर यमराज उसको खींच लेते हैं उनको, सीधी बात, समझ गए। तो यहां पर होता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या होता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और ऊपर होगा तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, पर दादा, पर दादा, पर वो ऊपर ही निकल जाएगा दादा। क्लियर है भाई। बस ये ध्यान रखना कि जितने भी मैंने यहां रिलेशन लिखे हैं, वो सारे रिलेशन दोस्तों यहां भी आएंगे और वो सारे रिलेशन यहां भी आएंगे। हालांकि आपके क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आएंगे, इतना ही बहुत है जितना मैंने बताया। क्लियर है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, है ना, आज के लिए इतना करते हैं, रुकते हैं, बाकी आगे की जो जनरेशन है वो मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन आराम से पढ़ो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब ये सारे रिश्ते आप पहचान जाओगे, फिर मैं इन सारे रिश्तों की आपको फैमिली ट्री बनाना सिखाऊंगा। फिर इन सारे के सारे फैमिली ट्री से आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, और फिर हम लोग वो तीनों टाइप के क्वेश्चन एक एक करके समझेंगे। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन। आप सोचो ये पूरा चैप्टर मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। सर इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन कंट्रोलर, बेटा इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन कंट्रोलर के लिए मैं सोच रहा हूं यूट्यूब पर आपके लिए क्लास लगा दूंगा अलग से। हो सकता है इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक लगा दूं, ठीक है, आप परेशान मत हो। और जब मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा, जो कि एक्चुअली इंग्लिश होता है, इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, लेकिन वो सेक्शन कंट्रोलर रेलवे के एग्जाम में देखा जाए तो रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है। मैं आपको उसका एक ऐसा तरीका, ऐसी चीज पढ़ाऊंगा, एक एक, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने पढ़ाया था, और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम पहली बार आया सेक्शन कंट्रोलर में। कभी भी सेक्शन कंट्रोलर का पेपर ही दोस्तों लास्ट टाइम पहली बार हुआ है जिसमें रीजनिंग आई है, पहली बार हुआ है। तो पहली बार में ही उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब मैंने जो जो कराया,
आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक क्वेश्चन डिक्टो वही छपा हुआ आ गया, और अपने स्टूडेंट पूरे में पूरे करके आए थे, बहुत खुश थे वो लोग। तो आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा एज इट इज आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन छपेगा। तो आप परेशान मत हो, हम यहां पर अभी बैठे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है भाई। सर वेन डायग्राम का फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का पीडीएफ अलग है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है राकेश, मैं एक बार चेक कर लूंगा। बाकी ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करो, क्योंकि क्लास तो है ही बेटा आपके पास। तो क्लास में जो चीजें हैं वो आपके पास है ही, मतलब वहां से आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। बाकी मैं एक बार दिखवा लेता हूं, कभी कभी टीम के हैंड से हो जाती हैं चीजें, मैं एक बार दिखवा लूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।